नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे धारा विद्युत के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नियम किरचॉफ के नियम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 1828 ईस्वी में एक जर्मन भौतिकवाद चार्ल्स साइमन ने किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों पर लगाए गए विभवांतर के बीच में एक संबंध का निर्धारण किया था, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। ये ओम का नियम सरल परिपथों के लिए आसानी से लागू किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसे परिपथों के बारे में विचार करिए जो जटिल हों। तो इन जटिल परिपथ पर धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को हम ओम के नियम की सहायता से एकदम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि ये परिपथ जटिल हैं, इसलिए इन परिपथों में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को पता करने के लिए 1845 ईस्वी में जर्मन के एक भौतिकवाद किरचॉफ ने दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ, ऐसे जटिल परिपथ पे धारा और विभवांतर के मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में जो किरचॉफ का नियम होता है वो ओम के नियम का ही एक विस्तृत रूप है। तो किरचॉफ ने इस संबंध में दो नियम दिए, जिसमें से पहला नियम जो है वो जंक्शन लॉ कहलाता है, जिसे हम बंद पास या लूप लॉ भी कहते हैं, और दूसरा नियम जो है वो वोल्टेज लॉ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जंक्शन लॉ। किरचॉफ का जो पहला नियम है उसमें विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर या किसी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं के बारे में दिया गया था। सबसे पहले चूंकि ये नियम जो है वो जंक्शन से संबंधित है या संधि से संबंधित है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये संधि क्या चीज होती है। तो जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि यदि किसी बिंदु पर दो या दो धाराएं मिलती हैं तो उसे हम नोड कहते हैं। लेकिन यदि तीन या तीन से अधिक धाराएं जो है वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को हम संधि कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ओ पर तीन धाराएं जो है आके मिल रही है, तो ये जो ओ है वो क्या है, एक जंक्शन है या संधि है। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है वो इस संधि स्थल के लिए है। तो किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या इसी नियम को दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग और जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, समान होता है। इसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। मान लीजिए हमारा बिंदु O है। इस बिंदु O पर I1, I2 और I3 तीन धाराएं जो हैं वो आ रही हैं, और इसी बिंदु O पर या O से तीन धाराएं I4, I5 और I6 जो है वो जा रही हैं। तो इस नियमानुसार चूंकि धारा I1, I2 और I3 जो हैं वो संधि स्थल की ओर आ रही हैं, I4, I5 और I6 जो हैं वो संधि स्थल से बाहर की ओर जा रही हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि आने वाली जो धाराएं हैं वो और जाने वाली धाराएं हैं उनका योग दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1, I2 और I3, इनका योग हो गया। जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I4, I5 और I6, इनका योग कर देते हैं। तो इन दोनों का जो योगफल है वो क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है। इसी नियम को दूसरे रूप में इस प्रकार से बोला जा सकता है कि किसी भी संधि स्थल पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? जैसे हमने बताया हुआ है कि यहाँ पे तीन धाराएं I1, I2 और I3 जो है वो आ रही हैं, तो हम आने वाली धाराओं को धनात्मक में लेते हैं और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक में लेते हैं। तो I1, I2 और I3 आ रही हैं, इसलिए इनको धनात्मक में ले लिया जाएगा, और I3, I4 और I5 जो है वो संधि स्थल से जा रही हैं, इसलिए उनको ऋणात्मक में लेते हैं। अर्थात इस नियम के अनुसार प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 और माइनस I4, क्योंकि
I4 जो धारा है वो संधि से जारी है, माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। या ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ I इज इक्वल टू 0। ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है। इस नियम की सहायता से हम किसी भी संधि स्थल पर धारा का मान जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम पर विचार करते हैं। दूसरा जो नियम है वो बंद जाल संबंधित है। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग लूप लॉ या वोल्टेज लॉ या बंद पास का नियम कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये बंद जाल या लूप किसे कहेंगे। तो जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, यदि कोई परिपथ ऐसा हो जो सिराविहीन हो, जैसे यहाँ पर इस परिपथ को हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई सिरा नहीं है, अर्थात कोई सिरा जो है वो खुला हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के परिपथ को हम क्या कहते हैं? लूप या बंद जाल कहते हैं। ठीक, तो जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो इस बंद जाल से ही संबंधित है। किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी बंद जाल में विभव परिवर्तन का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इस बारे में हम इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये बंद जाल है, तो इस बंद जाल में जो विभव का परिवर्तन होगा, विभव दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो विभव में परिवर्तन होगा और वो धनात्मक हो जाएगा, या विभव में परिवर्तन हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो विभव का परिवर्तन होगा वो टोटल यदि देखेंगे हम लोग तो पूरे बंद जाल में विभव परिवर्तन का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। आइए हम इसको एक उदाहरण से विचार के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मान लीजिए किसी एक बंद परिपथ पे या बंद जाल में या लूप में एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस 20 वोल्ट की बैटरी के साथ में एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इसी के साथ श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और इसी के साथ श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और इस पूरे परिपथ में 5 एम्पियर की क्या हो रही है? धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर हम विभव की गणना करने के लिए इसको हम चतुर्भुज A, B, C और D या तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज D, C, B, A के थ्रू भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम क्लॉकवाइज गणना करेंगे विभव का, विभव में परिवर्तन की, या D, C, B, A एंटी क्लॉकवाइज गणना करेंगे, तब भी विभव के मान में जो परिवर्तन होगा उस पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हम क्लॉकवाइज A, B, C और D के सर्कल में क्या करते हैं? विभव की गणना करते हैं या विभव परिवर्तन की गणना करते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि इस पूरे बंद जाल में विभव परिवर्तन का बीजगणितीय जो योग होगा वो 0 होगा। अर्थात यदि हम ये बोले कि यदि हमारे बैटरी से VA की ओर जो धारा जा रही है वो और VD से जो धारा जो है इंटर हो रही है वो, उन दोनों का यदि हम योग करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ये बोलता है। चलिए हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमारा जो बैटरी लगा हुआ है वो 20 वोल्ट का है, उससे 5 एम्पियर की क्या हो रही? धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस 2 ओम पे कितना विभव होगा। तो 2 ओम के प्रतिरोध पर विभव हमको सूत्र पता है, V = IR होता है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर की। R का मान कितना है? 2 ओम है, अर्थात 2 × 5 बराबर कितना हो गया? 10 वोल्ट। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो 10 वोल्ट है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो इससे संबंधित नियम है, यदि धारा जो है, पहले मैं देखता हूं इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, जो बैटरी लगा हुआ है कि धारा विभव का मान जो है वो क्या हो? कम हो, माने धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में धारा का जो विभवांतर है वो ऋणात्मक होता है, और जब धारा जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है तो ऐसी स्थिति में वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ 2 एम्पियर में धारा जो है वो A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, अर्थात B जो है वो उच्च विभव पे है और नहीं, A जो है वो उच्च विभव पे है और B जो है वो कहाँ है? निम्न विभव पर है। परिपथ के इस हिस्से में मतलब A to B हिस्से में विभव का मान जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, अर्थात जो 10 वोल्ट निकला हुआ है वो किस में आ जाएगा? ऋणात्मक में आ जाएगा। अब चलिए हम इसके इस क्षेत्र पे चलते हैं जहां 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो वापस इस 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर सूत्र लग जाएगा, V = IR।
यहाँ पर आई का मान जो है वो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और आर का मान क्या है, 1 ओम है। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 गुणित 1 बराबर कितना हो गया, 5 वोल्ट। अर्थात दूसरे प्रतिरोध पे विभवांतर कितने का है, 5। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि धारा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। हमको पता है कि जैसे जैसे बैटरी के धन सिरे से हम कहा जाते हैं दूर जाते जाते हैं, तो विभव का क्या हो जाता है, पतन होते जाता है, या विभव का मान जो है क्या हो जाता है, कम होते जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम B से C की ओर आते हैं तो विभव का मान क्या होता है, कम होता है, अर्थात ये मान भी किसमें आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा। आइए अब हम इस परिपथ के तीसरे हिस्से पे चलते हैं, जहां वापस 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, धारा गुणित प्रतिरोध। तो धारा का मान 5 एम्पियर है और प्रतिरोध का मान 1 ओम है, अर्थात 5 गुणित 1 बराबर 5। चूंकि वापस हम देखते हैं तो C से D की ओर आने पर विभव का मान कम होता है, अर्थात ये भी मान किसमें जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। अर्थात हमने ये देखा कि इस पूरे परिपथ पे यहाँ पर जहां पर 2 ओम लगा हुआ है वहां पे 10 वोल्ट का विभवांतर है, यहाँ पर 1 ओम वाले प्रतिरोध में 5 वोल्ट का विभवांतर, और यहाँ पे भी 1 ओम में 5 वोल्ट का विभवांतर है, सभी ऋणात्मक है। अर्थात -5 -10 वोल्ट, -5 वोल्ट और -5 वोल्ट, सबको जोड़ देते हैं तो -10 -5 -5 इज इक्वल टू -20। अब हम कहा चलते हैं, बैटरी पे। जहां पे बैटरी लगा हुआ है वहां पे हमने लिखा हुआ है कि बैटरी जो है वो 20 वोल्ट का है। अब बैटरी में जब हम उसके ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की बात करते हैं, या D से A की ओर आते हैं, तो D से A की ओर आते हैं तो जो आवेश है या धारा है वो कहा जा रही है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रही है, क्योंकि ऋणात्मक प्लेट का विभव कम होता है, धनात्मक प्लेट का विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात धारा जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो मान है वोल्ट है वो किसमें आ जाएगा, धनात्मक में आ जाएगा। अर्थात बैटरी जो है वो 20 वोल्ट के धनात्मक विभव पर है, तो इस 20 वोल्ट को यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि -10 -5 -5 को जोड़ने पर -20 आया, -20 वोल्ट, और इधर कितना है, +20 वोल्ट। अर्थात हमने ये देखा कि पूरे परिपथ में विभव का जो परिवर्तन है वो क्या होता है, विभव के परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो -20 और +20 इज इक्वल टू 0। अर्थात पूरे परिपथ में विभव का जो परिवर्तन है वो क्या हुआ, 0 हुआ, या बीजगणितीय योग जो है क्या हुआ, 0 हुआ। इसी नियम को कूलाम का किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, उसी नियम को हम एक दूसरे प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और उसी नियम का उपयोग करते हुए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, तो व्हीटस्टीन सेतु का उपयोग करते हैं। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि किसी बंद जाल में, ये हमारा मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं फिर से, ये हमारा क्या है, एक बंद जाल है। किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल, प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, आइए उदाहरण लेते हैं। ये देखिए एक उदाहरण लिया गया, इसमें हम देखते हैं कि इस पूरे परिपथ ABCD में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, प्रतिरोध R1 और प्रतिरोध R2। यदि इस परिपथ में I1 धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस नियम के अनुसार प्रवाहित धारा I1 और लगाया गया प्रतिरोध R1 दोनों का गुणनफल ना। इसी प्रकार से दूसरा प्रतिरोध I1 और इंटू R2 दोनों का गुणनफल, I1 R1 का गुणा और I1 और R2 का गुणा, इन दोनों का गुणा करने के बाद बीजगणितीय योग करेंगे। तो बीजगणितीय योग इनका क्या होगा, इसमें लगाए गए सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग E1 है, तो सेल के विद्युत वाहक बल E1 के क्या होगा, बराबर होगा।